हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड नंबर 5 का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछला एपिसोड नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी होगी, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ ग्रेट जाओ एकेडमी में एक फाइटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा था, जहाँ पर सारे के सारे आउटर एकेडमी के डिसाइपल एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। इनमें से जो भी टॉप 10 वॉरियर्स होंगे वो अपनी मर्जी से किसी भी क्लास को चूज कर सकते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि कियून ने मैच फिक्सिंग कराकर लिन शीफेंग की फाइट यहाँ जाओ युआन के साथ करा दी थी। वो सोच रहा था कि जाओ युआन के पास तो 2 मेंडेरियंस है, जबकि दूसरी तरफ लिन शीफेंग ने अपने 4 मेंडेरियंस को ओपन कर दिया है, इसलिए लिन शीफेंग आसानी के साथ जाओ युआन को हरा देगा। लेकिन अरीना में तो यहाँ पर देखते ही देखते सब कुछ उल्टा पड़ गया, क्योंकि हम देखते हैं कि जाओ युआन ने काफी आसानी के साथ लिन शीफेंग पर अपनी ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे हरा दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड यहाँ ग्रेट कंपटीशन के बाद से शुरू होता है, जहाँ पर हम कियू को देखते हैं जो कि अपने फादर से मिलने के लिए आया हुआ था और वो अपने फादर को सारी सिचुएशन बता चुका कि कैसे मैंने ग्रेट कंपटीशन में लिन शीफेंग को जाओ युआन के सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि लिन शीफेंग उसे हरा दे। लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन ने तो अपने 2 मेंडेरियंस के साथ ही लिन शीफेंग को हरा दिया और मेरा सारा के सारा खेल खराब हो चुका है। जिस पर उसके फादर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, इसमें कोई हैरानगी नहीं, क्योंकि जाओ युआन के बचपन में उसके पास सेंट होली ड्रैगन की बॉडी थी, इसलिए यकीनन उसके पास थोड़ा बहुत टैलेंट तो होगा ही। लेकिन तुम्हें अब ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसकी डेस्टिनी उससे छीन ली गई और अब उसकी बॉडी में सिर्फ पॉइजन ही बचा है। लेकिन दूसरी तरफ कियू को यहाँ पर फिक्र हो रही थी। वो अपने फादर को बताता है कि आप जाओ युआन को कम समझने की गलती कर रहे हो। उसने इंट्रेंस ग्रेट एग्जाम में टॉप कर लिया है और साथ ही साथ उसने क्लास ए को भी चूज कर लिया। अगर हमने अभी के लिए उसका कुछ ना किया तो ये आने वाले फ्यूचर में हम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, मैं आप लोगों को सिंपल करके बताता हूँ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आप लोगों को तो मालूम होगा कि जाओ युआन जाओ फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि दूसरी तरफ कियू की फैमिली से बिलोंग करता है। इसीलिए कियू के फादर की किंग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि एकेडमी के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे वो उन सबको क्लास बी में ज्वाइन करवाएंगे, जिस क्लास बी का हेडमास्टर जोहोंग होगा। और चूंकि वो सबके सब की किंग की बात मानते हैं, इसलिए धीरे धीरे की फैमिली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो लोग सबसे पहले ग्रेट जाओ एकेडमी पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद देखते ही देखते वो पूरे के पूरे जाओ सिटी पर कब्जा कर सकते हैं। इसी तरह से उन लोगों की धीरे धीरे ये प्लानिंग चल रही है कि वो जाओ फैमिली से उनकी रॉयल्टी छीन लेंगे और खुद ही इस पूरी जगह पर राज करेंगे। यहाँ कियू को इतनी सारा टेंशन लेता हुआ देखकर उसका फादर कहता है कि शांत हो जाओ, मेरी इतने सालों की प्लानिंग तुम्हें लगता है कि एक मामूली से बच्चा खराब कर सकता है जिसके पास 2 मेंडेरियंस है। हाँ, ये बात सच है कि अगर क्लास से ज्यादा पावरफुल होंगी तो आने वाले जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर होंगे वो क्लास ए को ज्वाइन करेंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि मैं क्लास बी को जितना ज्यादा पावरफुल बना सकूं उतनी मैंने कोशिश की। बेशक इस बार का हमारा प्लान ज्यादा अच्छा नहीं चला, लेकिन तुम भूल रहे हो कि इस साल के अंत में हमारे एकेडमी में एक और कंपटीशन होगा। कुछ भी हो जाए उस कंपटीशन में हमें ये बात मेक श्योर करनी होगी कि क्लास बी ही टॉप करे, क्योंकि यही वो एक रास्ता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम पूरी की पूरी जाओ डायनेस्टी को छीन सकते हैं। वो अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर उनसे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस आने वाले कंपटीशन को मैं ही जीतूंगा। अगर उस फाइनल कंपटीशन में जाओ युआन का मेरे साथ सामना हो जाता है तो मैं उसे इतनी बुरी तरीके से पीटूंगा कि वो दोबारा अपने पैरों पर भी खड़ा ना हो पाए। इसके बाद हम लोग क्लास ए का कोर्ट यार्ड देखते हैं, क्योंकि जाओ युआन और मिस यूमी चूंकि दोनों ही इस कंपटीशन को जीत चुके थे, इसलिए उन्होंने क्लास ए को अपने लिए चूज कर लिया था और वो लोग इस वक्त इसी तरफ ही आ रहे थे। जबकि क्लास ए के डिसाइपल ये जानकर काफी ज्यादा खुश थे। वो पहले से ही जाओ युआन और मिस यूमी का इस्तेमाल करने के लिए वहीं इंतजार करते हैं। जैसे ही जाओ युआन वहाँ पर पहुंचा, सारे के सारे डिसाइपल मिलकर एक साथ उसे यूर मैजेस्टी कहते हुए वेलकम करते हैं, जो सुनकर जाओ युआन एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है कि तुम लोगों को इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग मुझे जाओ युआन कहकर भी पुकार सकते हो। जो सुनकर एक लड़का आगे की तरफ आते हुए कहता है कि मेरा नाम है यांगजी और मैं इस क्लास ए का हेड हूँ, मैं आपको वेलकम करता हूँ। हमें ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आपने इतनी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के बाद हमारे क्लास ए को चूज किया। ये खबर चारों तरफ एकेडमी में फैल चुकी है। जबकि तभी अचानक वहाँ एक लड़की भी तीसरी के साथ आगे की तरफ आते हुए स्यूमी से कहती है कि आप तो स्यूमी हो ना, जाओ युआन के साथ ही आपने कंपटीशन को जीता। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि आप जैसी इतनी पावरफुल कल्टीवेटर इतने सालों बाद हमारे क्लास ए को चूज कर रही है। यहाँ पर वो सारे के सारे डिसाइपल इसी तरह से मिस यूमी और जाओ युआन की तारीफें करते जा रहे थे, पर तभी अचानक यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लास ए के हेड मास्टर मास्टर चू टियान यांग आ गए, जो कि आते साथ ही कहते हैं कि आखिर तुम लोगों ने क्या शोर मचा कर रखा हुआ है। यांगजी, तुम इस क्लास के मॉनिटर हेड हो, तो आखिर तुमने डिसिप्लिन मेंटेन क्यों नहीं करवाया? जो सुनकर तो ब्रदर यांगजी माफी मांगता है। दूसरी तरफ मास्टर चू टियान यांग यहाँ इन लोगों को बताता है कि तुम लोगों को इतना जरा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं बल्कि अभी तो सिर्फ शुरू हुई। आज के बाद से तुम में से हर एक कल्टीवेटर डबल मेहनत करेगा, यानी कि डबल कल्टीवेशन प्रैक्टिस। जो सुनकर तो वो सारे के सारे डिसाइपल परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर हम लोग इतनी मेहनत कैसे
करेंगे, ये काम बहुत ज्यादा थका देने वाला है। जिस पर मास्टर चू टियानयंग कहते हैं कि ये काम हमारे क्लास ए के लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इस साल के आखिर में हमारी एकेडमी का एक और कंपटीशन होगा जहाँ पर सारे क्लासेस एक दूसरे के साथ टकराव करेगी और उस कंपटीशन को जीतना हमारी इस पूरी की पूरी डायनेस्टी को बचाने के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये काम हमें अपनी डायनेस्टी को बचाने के लिए करना ही होगा। क्या तुम लोग देख भी पा रहे हो कि इस वक्त पूरी की पूरी क्लास ए में सिर्फ 2 ही ऐसे डिसाइपल है जिन्होंने अपने 5 मेंडेरियंस को ओपन किया और उन 2 डिसाइपल में से एक तो यांगजी था और दूसरी थी मिस किंग शुई। मास्टर चू टियानयंग बताते हैं कि अगर इस साल के अंत तक तुम में से किसी भी डिसाइपल ने अपने 5 मेंडेरियंस को ओपन नहीं किया तो वो आने वाले कंपटीशन के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि ऐसे तुम लोगों की डबल ट्रेनिंग होगी। साथ ही साथ मास्टर टियानयंग यहाँ पर एक जेड वाटरफॉल के बारे में बताते हैं जो कि आज के दिन ओपन होने वाला था और वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि तुम सब लोगों को वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करनी है। जो सुनकर तो सब डिसाइपल ना चाहते हुए भी वही की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ मिस किंग शुई यहाँ ज़ावी युआन और मिस यूमी दोनों को अपनी एकेडमी क्लास ए के बारे में बता रही थी जहाँ पर वो उन्हें जेड वाटरफॉल के बारे में बताती है कि ये हमारे एकेडमी का एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है। इस जगह की सोल कंडेंस एनर्जी काफी ज्यादा हाई है, इसलिए यहाँ पर आकर कल्टीवेशन करना सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा क्योंकि इस जेड वाटरफॉल की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हुए वेन्स में समा जाती है और ये हमें धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर सकती है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि इस एनर्जी को ज्यादातर अपनी बॉडी में मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर तुम अपनी लिमिट से ज्यादा इस एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि ये तुम्हें बुरी तरीके से डैमेज भी कर दे। दूसरी तरफ मास्टर टियानयंग अपने सारे डिसाइपल्स को यहाँ पर बताते हैं कि हमारे क्लास को कुछ लिमिटेड टाइम ही मिला। मैंने बहुत ही मुश्किल से कुछ घंटे अरेंज कराए, इसलिए तुम लोग 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकते। जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर दो। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जितने भी क्लास के डिसाइपल थे सारे के सारे उस जेड वाटरफॉल का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन शुरू कर चुके। असल में दोस्तों ये जेड वाटरफॉल पूरी एकेडमी का कंबाइन एक ट्रेजर प्लेस है जहाँ पर सारी क्लास बारी बारी करके अपनी टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए खुद की कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती है। दूसरी तरफ मिस किंग शुई ने यहाँ पर ज़ावी युआन और मिस यूमी को एक बहुत ही जरा खास बात बता दी थी। वो ज़ावी युआन और किंग शुई को बताती है कि यहाँ इस जेड वाटरफॉल की डायरेक्ट एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग अपनी बॉडी पर एक तरह का हेमनली मार्क लगवाते हैं जिसके बाद ही हम इस एनर्जी को आसानी के साथ अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और इसके लिए हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइपल एक लाइन में खड़े हो गए थे जहाँ पर मास्टर टियानयंग इन लोगों की बॉडी पर एक हेमनली मार्क लगा रहा था और इस हेमनली मार्क के बाद ही ये लोग उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावी युआन उस जेड वाटरफॉल को यूं ही देख रहा था, जिस पर यूमी ज़ावी युआन से कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, पहले हमें अपनी बॉडी पर हेमनली मार्क लगवाना होगा, उसके बाद ही हम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसे डर था कि ज़ावी युआन कुछ ऊट पटांग सोच रहा है और उसका ये डर सही साबित हुआ क्योंकि ज़ावी युआन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं यार वो लाइन काफी ज्यादा लंबी है और जैसा कि मास्टर टियानयंग ने पहले ही बता दिया कि हम लोगों के पास यहाँ पर हर एक मिनट कीमती होगा, हम इस वक्त को जाया नहीं कर सकते, इसलिए मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही ज़ावी युआन ने तेजी के साथ फौरन उस जेड वाटरफॉल के अंदर जंप कर दिया जहाँ मिस यूमी उसे रोकना चाहती थी लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। दूसरी तरफ हम यहाँ ज़ावी युआन को देखते हैं जो कि जैसे उस वाटरफॉल के अंदर गया अचानक ही उसकी बॉडी पर एक पर्पल एनर्जी का प्रेशर पड़ने शुरू हो गया था, जो प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था जो कि किसी भी इंसान की हड्डियों को चकनाचूर कर दे। लेकिन दूसरी तरफ ज़ावी युआन ने पिछले इतने दिनों लगातार मेहनत करते हुए एटलीस्ट अपनी बॉडी को इतना तो स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि वो इस प्रेशर को झेल पाए। बेशक उसे तकलीफ तो हो रही थी। ज़ावी युआन यहाँ पर कहता है कि ये एनर्जी कुछ ज्यादा ही कंडेंस है और साथ ही साथ इसका प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे समझ आ गया कि आखिर सब लोग इस जेड वाटरफॉल में कल्टीवेशन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने मेंडेरियंस को जल्द से जल्द ओपन कर पाऊंगा। ये सब कहने के बाद ज़ावी युआन ने वहाँ पर मौजूद उस पर्पल एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। मिस यूमी को तो ज़ावी युआन की बाहर से फिक्र हो रही थी। वो आवाज देती हुई कहती है कि ज़ावी युआन क्या तुम ठीक हो, पर ज़ावी युआन को उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी अचानक वहाँ पर किंग शुई भी आ जाती है जिसे देखकर मिस यूमी सवाल करते हुए कहती है कि किंग शुई आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर किंग शुई भी सेम जवाब देती हुई कहती है कि हेमनली मार्क लगवाने की लाइन काफी ज्यादा लंबी है, पता नहीं आखिर मेरा नंबर कब आएगा। साथ ही उसने भी महसूस कर लिया था कि ज़ावी युआन पानी के अंदर कूद चुका है, इसलिए वो सवाल करते हुए कहती है कि आखिर योर मेजेस्टी पानी के अंदर क्या कर रही है। यूमी उसे जवाब देती हुई कहती है कि ज़ावी युआन इस जेड वाटरफॉल की एनर्जी को महसूस करना चाहता था, इसलिए वो अंदर की तरफ कूद गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब मुझे उसकी फिक्र हो रही है, काफी वक्त गुजर गया और वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा जबकि अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। यूमी को जवाब देते हुए कहती है कि वाटरफॉल की एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक है, इवन मेरी बॉडी पर पहली दफा हेमनली मार्क भी था, लेकिन जब मैं वाटरफॉल के अंदर फर्स्ट टाइम इंटर हुई थी तो मैं वहाँ पर सिर्फ 5 मिनट भी नहीं टिक पाई थी। ऐसा लगता है जैसे कि वो एनर्जी मेरी पूरी की पूरी बॉडी को क्रश कर देगी। आखिर ज़ावी युआन का क्या होगा, उसने तो अपनी बॉडी पर हेमनली मार्क भी नहीं लगवाया। मुझे जल्द से जल्द जाकर टीचर को बुला लेना चाहिए इससे पहले कि ज़ावी युआन की जान खतरे में आ जाए। ये कहने के बाद वो फोन से टीचर की तरफ भागने वाली थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावी युआन यहाँ वाटरफॉल
हॉल से बाहर निकल आया, जो कि इतने सारे प्रेशर को झेल कर एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन साथ ही साथ वो खुद से कहता है कि मजा आ गया। वैसे अगर मेरी बॉडी पर भी गैदरिंग जेनेसिस हेवनली मार्क होता तो मैं पहले से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता, जिसके बारे में अभी जाओ युआन यहाँ सोच रहा था। तभी अचानक स्यूमी जाओ युआन के पास आकर कहती है कि योर मेजेस्टी तुम ठीक तो हो, जिस पर जाओ युआन फौरन से खड़ा होकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आखिर मुझे क्या होगा। मिस किनशुई जाओ युआन के पास आकर कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता तुमने हेवनली मार्क के बगैर ही पहली दफा 25 से लेकर 30 मिनट तक की सोरा को एब्जॉर्ब किया। तुम क्या सच में कोई इंसान हो? मुझे तो तुम एक मॉन्स्टर लगते हो, क्योंकि किसी की भी बॉडी इतना जरा प्रेशर नहीं झेल सकती। जाओ युआन यहाँ पर उसकी बातें सुन ही रहा था। अचानक से उसे मिस याओ याओ याद आ गई, इसलिए वो मिस युमी से कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जाओ युआन यहाँ मिस युमी को लेकर फौरन से मास्टर टियानियंग के पास आ गया था, जहाँ वो मास्टर टियानियंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मुझे अभी कुछ देर के लिए अपने घर जाना होगा, मैं युमी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और ये काम बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। जो सुनकर आखिरकार मास्टर टियानियंग भी उसे इजाजत दे चुके, लेकिन साथ ही साथ वो जाओ युआन से कहते हैं कि यहाँ पर हमें जेड वाटरफॉल के लिए बहुत कम वक्त मिला, तुम इस वक्त को बर्बाद नहीं कर सकते। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है क्या फिक्र ना करो, और ये कहने के बाद वो युमी का हाथ पकड़कर तेजी से वापस अपने घर की तरफ भागने शुरू हो गया, जहाँ रास्ते में युमी जाओ युआन से सवाल करते हुए पूछती है कि योर मेजेस्टी आखिर तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाने वाला हूँ, तुम यहीं पर इंतजार करो, पहले मैं जाकर उससे बात कर लूँ। लेकिन ये सुनकर तो मिस युमी के मन में हलचल होना शुरू हो गई थी। वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर जाओ युआन किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। वो खुद की इन सोचों पर काबू ना कर पाई, इसलिए वो भी चुप चुप कर जाओ युआन को देखना शुरू कर देती है, जहाँ उसने पहली दफा मिस याओ याओ को देख लिया, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। मिस युमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जाओ युआन इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रह रहा है। जाओ युआन भी अब तक मिस याओ याओ के पास आ चुका था, जो कि हेवनली मार्स सिंबल्स का इस्तेमाल करती एक पेंटिंग क्रिएट कर रही थी। ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली मार्स की मदद से क्रिएट की गई है, इसलिए अगर कोई भी कमजोर वॉरियर इसको देखे तो उसका सर चकराने शुरू हो जाता है। यहाँ पर जाओ युआन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने लगा और सर चकराने की वजह से वो मिस याओ याओ के काफी ज्यादा करीब आ गया, जो देखकर तो मिस युमी को गलतफहमी हो गई थी। उसे लगता है कि जाओ युआन और मिस याओ याओ के दरमियान कुछ चल रहा है, और जाओ युआन ने आज से पहले इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो भी तो जाओ युआन को पसंद करती है, इसलिए उसे थोड़ी बहुत जेलसी फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि जाओ युआन मिस याओ याओ के इतने करीब आ चुका है और वो उसे किस कर लेगा। दूसरी तरफ जाओ युआन तो सर चकराने की वजह से मिस याओ याओ के पास आया था, इसलिए मिस याओ याओ फौरन से उस स्क्रिप्चर को बंद करते हुए जाओ युआन से कहती है कि तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम इस पेंटिंग को नहीं देख सकते, पहले तुम्हें अपना लेवल अप करना होगा। जो सुनकर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद लेने के लिए आया हूँ। हमारी एकेडमी में एक जेड वाटरफॉल है जिसकी एनर्जी एब्सॉर्ब करने के लिए मुझे एक हेवनली मार्क की जरूरत पड़ेगी, तो क्या तुम इस तरह का कोई हेवनली मार्क मेरी बॉडी पर लगा सकती हो। जो सुनकर मिस याओ याओ तो पहले इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जाओ युआन उसकी कमजोरी जानता था। वो फौरन अपने पास से एक वाइन की बोतल निकाल चुका, जिसके बारे में जाओ युआन बताता है कि ये बहुत ज्यादा कीमती है, इसे हासिल करने में मैंने बहुत मेहनत की, जिसे लेकर मिस याओ याओ भी आखिरकार उसकी मदद करने के लिए एग्री हो गई थी और वो जाओ युआन से कहती है कि चलो अपनी शर्ट उतारो। दूसरी तरफ चट्टान के पीछे मिस युमी तो ये सुनकर और ज्यादा एम्बेरेस्ड हो गई थी। उसे लग रहा था कि शायद इन लोगों ने तो अब हद ही पार कर दी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जब सामने की तरफ देखती है तो जाओ युआन ने अपनी शर्ट उतार दी थी और मिस याओ याओ उसके बहुत ही ज्यादा करीब है, जैसे कि इन लोगों के दरमियान कोई रोमांटिक सीन चल रहा हो। इसलिए मिस युमी तो अपना मुंह पकड़कर साइड पे चली गई, लेकिन असल में तो मिस याओ याओ यहाँ पर एक ब्रश को लेकर जाओ युआन की बॉडी पर एक हेवनली मार्क को लगाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बारे में मिस याओ याओ बताती है कि इस हेवनली मार्क का नाम है आइस एंड फायर जेनेसिस गैदरिंग मार्क। इसके तुम्हें दो तरह के फायदे होने वाले हैं। पहला तो ये कि तुम किसी भी एनर्जी को आसानी के साथ अपनी बॉडी में गैदर कर सकते हो, और दूसरा फायदा ये होगा कि तुम आइस एंड फायर एलिमेंटल पावर्स का भी इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि मिस याओ याओ ने जैसे यहाँ पर जाओ युआन की बॉडी पर ये आइस एंड फायर हेवनली मार्क क्रिएट करना शुरू किया तो जाओ युआन को इसकी वजह से बहुत ही पेन हो रही थी। वो हैरान होते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का दर्द है, मुझे एक टाइम पर सर्दी और गर्मी दोनों महसूस हो रही है। इस हेवनली मार्क को क्रिएट करने की वजह से चारों तरफ यहाँ जाओ युआन के आसपास काफी ज्यादा आइस एंड फायर एनर्जी भी क्रिएट हो चुकी थी। मिस याओ याओ जाओ युआन को बताती है कि मैं तुम्हारी बॉडी पर एक लेवल 3 का हेवनली मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी अभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो एक लेवल 4 के आइस एंड फायर हेवनली मार्क को संभाल सके। जो सुनकर तो जाओ युआन भी यहाँ सोच में पड़ गया था कि यार मिस याओ याओ तो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है, उसके पास जो नॉलेज और ताकत है वो इसका इस्तेमाल करते हुए क्या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मास्टर कैंग ने ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दी थी कि मैं मास्टर याओ याओ की हिफाजत करूं, क्योंकि मैं ये खुद ही देख पा रहा हूँ कि सिस्टर याओ याओ मुझसे कई ज्यादा ताकतवर है। ऐसा लगता है जैसे कि वो हर बार मुझे प्रोटेक्ट करेगी बजाय इसके कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं। यहाँ जब वो ये सब सोच रहा था, साथ ही साथ उस हेवनली मार्क की वजह से जाओ युआन को काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी और उसके मुंह से तकलीफ
वाली आऊ वाली आवाजें भी निकल रही है। लेकिन चट्टान के पीछे मौजूद मिस यूमी को तो कुछ गलत फहमियां ही हो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह की आवाजें सुन रही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस याओयाओ का ये हेवनली मार्क कंप्लीट हो चुका था। जाओ युआन खड़ा होते हुए कहता है कि ऑलरेडी मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले से मेरी एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। वैसे मिस याओयाओ, क्या आप मेरी एक और मदद कर सकती हो? मेरी एक दोस्त भी मेरे साथ आई है, क्या आप उसकी बॉडी पर भी इस तरह का एक हेवनली मार्क क्रिएट कर सकती हो? जिस पर मिस याओयाओ ने तो शुरू में मना कर दिया, लेकिन जाओ युआन उसे समझाते हुए कहता है कि यार मिस याओयाओ, तुम समझने की कोशिश करो। तुम इस पूरे के पूरे पैलेस में अकेली रहती हो और बोर भी हो जाती हो। पर सोचो अगर तुमने उस लड़की की मदद कर दी, वो काफी जरा अच्छी भी है, तो वो कभी कभी तुमसे मिलने के लिए आएगी और तुम बोर नहीं होगी, यानी कि तुम्हें एक नया दोस्त मिल जाएगा। जिस पर मिस याओयाओ एग्री होते हुए कहती है कि ठीक है, उस लड़की को मेरे पास ले आओ। यहाँ जाओ युआन ने भी फोन से मिस यूमी को आवाज दे दी थी, जहाँ यूमी धीरे धीरे से इन लोगों के पास आ जाती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती। वो यहाँ मिस यूमी से कहता है कि मिस याओयाओ ने मेरी बॉडी पर एक आइस एंड फायर हेवनली मार्क लगा दिया, वो तुम्हारी बॉडी पर भी सेम हेवनली मार्क लगा देगी, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? दूसरी तरफ मिस यूमी ये सुनकर कहती है कि क्या कहा, एक हेवनली मार्क? जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, एक हेवनली मार्क, आखिर तुम क्या समझ रही थी? जिस पर मिस यूमी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं। दूसरी तरफ मिस याओयाओ यहाँ यूमी से कहती है कि चलो मेरी रूम की तरफ चलते हैं, जो सुनकर मिस यूमी भी मिस याओयाओ के साथ रवाना हो गई, जबकि जाओ युआन इन लोगों को फॉलो करते करते मिस याओयाओ के रूम में आ गया। मिस याओयाओ जाओ युआन को यहाँ पर देखकर कहती है कि तुम्हें आने के लिए किसने बोला था, निकलो यहाँ से, और वो उसे लात मारकर बाहर निकाल चुकी, क्योंकि लाजमी सी बात है हेवनली मार्क क्रिएट करने के लिए उससे मिस यूमी की शर्ट जो उतरवानी पड़ेगी। यहाँ दूसरी तरफ रूम में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि मिस यूमी काफी ज्यादा शर्मा रही थी, लेकिन मिस याओयाओ उसे कहती है कि अपनी शर्ट उतारो, जो सुनकर मिस यूमी ने शर्माते शर्माते ऐसा कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस याओयाओ यूमी से कहती है कि तुम वैसे काफी ज्यादा खूबसूरत हो, और ये कहने के बाद वो उसकी बॉडी पर आइस एंड फायर हेवनली मार्क क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिसके बारे में मिस याओयाओ उसे बता रही थी कि इसमें तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन बर्दाश्त कर लेना। और उसकी ये तकलीफ से भरी हुई आवाजें बाहर जाओ युआन भी सुन रहा था। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस याओयाओ ने अपना हेवनली मार्क पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था, जिसे कंप्लीट करने के बाद मिस याओयाओ हैरानगी के साथ देखते हुए कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? मिस यूमी की बॉडी पर ये आइस एंड फायर हेवनली मार्क जाओ युआन की बॉडी से भी ज्यादा परफेक्टली क्रिएट हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस यूमी की बॉडी में यिन यांग एनर्जी का सोर्स है? फिलहाल तो उसके सवालों का उसे जवाब नहीं मिल पाता, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ युआन यहाँ पर मिस यूमी और मिस याओयाओ से कहता है कि अब हमें वापस से एकेडमी जाना होगा, ताकि हम लोग जेड वाटरफॉल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। इस हेवनली मार्क की वजह से अब हम वहाँ की एनर्जी ज्यादा अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाएंगे। इवन कि जाओ युआन ने मिस याओयाओ को भी अपने साथ चलने के लिए बोल दिया था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मास्टर टियानयांग पर आ जाता है, जो कि अपने डिसाइपल्स को जेड वाटरफॉल में कल्टीवेशन करवा रहे थे। साथ ही साथ वो उन्हें बताते हैं कि जेड वाटरफॉल हर 2 दिन में सिर्फ एक बार ओपन होता है, जिस पूरे दिन में हर एक क्लास को कुछ कुछ टाइम मिलेगा। हमारे क्लास को सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं, इसलिए तुम लोगों को 1 मिनट भी जाया नहीं करना। अगर तुम लोग 1 मिनट तक ज्यादा इस जेड वाटरफॉल में बैठकर कल्टीवेशन कर सकते हो तो अपनी पूरी जान लगा दो, क्योंकि तुम लोगों को ऐसे मौके बहुत ही ज्यादा कम मिलेंगे। तभी अचानक हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपल जेड वाटरफॉल में और देर तक कल्टीवेशन नहीं कर पाए और वो नीचे गिर गए। इसलिए मास्टर टियानयांग दूसरे ग्रुप से कहता है कि अब तुम लोगों की बारी, और पहले ग्रुप को आराम करने का वक्त दे दिया गया। तभी अचानक वहाँ पर क्लास भी आ जाती है, जिनका हेड मास्टर जू होंग भी उन लोगों के साथ था, जो कि आते साथ ही कहते हैं कि देखो तो सही, जेड वाटरफॉल की एनर्जी को कितना ज्यादा वेस्ट किया जा रहा है। मास्टर टियानयांग तो इन लोगों को यहाँ पर देखकर कहते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? जू होंग, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी क्लास बी का टाइम अभी तक नहीं आया? तुम लोगों को अपने वक्त पर ही यहाँ पर आना होगा, उससे पहले तुम लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ क्लास बी के जू होंग तो आया ही यहाँ पर इसीलिए था ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। वो मास्टर टियानयांग से कहता है कि हर 2 दिन में सिर्फ एक बार ही जेड वाटरफॉल ओपन होता है, जिनमें से पूरे 3 घंटे तुम्हारे क्लास ए को दे दिए गए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जेड वाटरफॉल की एनर्जी का वेस्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग क्लास ए का वक्त थोड़ा सा और कम कर दे। जिस पर मास्टर चू टियानयांग कहते हैं कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों एक्सेप्ट करूँ? जिस पर जू होंग जवाब देते हुए कहता है क्योंकि जेड वाटरफॉल हमारी एकेडमी का एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है और हमें इसका अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारी क्लास ए में सारे नकारा डिसाइपल है, जबकि मेरी क्लास बी में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अच्छे कल्टीवेटर्स हैं। अगर हम जेड वाटरफॉल का मैक्सिमम टाइम हमारे क्लास बी को दे तो इससे हमारे अच्छे से अच्छे डिसाइपल क्रिएट होंगे और हमारी एकेडमी का नाम रोशन होगा। ये सुनकर क्लास बी के सारे डिसाइपल कह रहे थे कि हाँ, मास्टर जू होंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें जेड वाटरफॉल की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब लोग यहाँ पर इसी तरह से बकवास करते जा रहे थे, जिस पर मास्टर चू टियानयांग कहते हैं कि जू होंग, अगर तुम्हें टाइमिंग से कोई भी इशू है तो तुम सीधा इस प्रॉब्लम को लेकर किंग जाओ के पास जा सकते हो, क्योंकि किंग जाओ ने ही ये टाइम डिसाइड किया था कि कौन सी क्लास कितना टाइम जेड वाटरफॉल में गुजारेगी। लेकिन दूसरी तरफ जू होंग ने तो यहाँ पर बातों ही बातों में किंग की बेइज्जती कर दी
थी। साथ ही साथ वो कहता है कि ये मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तुम इसी तरह से हर बार जाओ किंग को अपने लिए शील्ड बनाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो सारी बातें सुनकर आखिरकार चू टियानियंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो किंग जाओ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उनके बहुत अच्छे दोस्त है। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर टियानियंग ने अचानक अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहा कि ज़ुहोंग अपने मुंह पर काबू रखो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। जिस पर ज़ुहोंग ने भी अचानक से अपनी पावर अनलिश कर दी थी और वो कहता है कि आज के दिन मैं खामोश नहीं रहूंगा, तुम्हें मेरी ये बात माननी ही होगी। सारे के सारे डिसाइपल यहाँ इन दोनों टीचर्स की इस खतरनाक एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे और वो ये भी जानते थे कि जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।